तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे मॉडर्न फिजिक्स से। लेकिन आप लोग को उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप मतलब 100 मार्क कैसे ला सकते हैं फिजिक्स में बस 7 चैप्टर पढ़ के। तो वो 7 चैप्टर मैं आप सबको बता देता हूँ। सबसे जो पहला चैप्टर है वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स ये रहा। तो इसमें से आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर रे ऑप्टिक्स 3 से 4, सेमीकंडक्टर 3 से 4 और आपके एसी यूनिट एंड डायमेंशन और ये मुझे मिला के आपके लगभग 7 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम ऑन एन एवरेज लो से हाई लेके चलते हैं तो 20 to 27 अगर क्वेश्चन बनते हैं। अगर 20 क्वेश्चन ही बनते हैं तो आपका इंटू 4 करेंगे तो 80 मार्क हो जाएगा। और 27 क्वेश्चन बनते हैं इंटू 4 करेंगे तो आप 4 7 28 यानी कि 108 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन रहे होंगे। तो इतने मार्क आपके आ सकते हैं तो आप अगर कवर कर लें। और जिनके ये 30 मार्क 40 मार्क या फिर फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता वो ये चैप्टर को सबसे पहले खत्म करें। तो आज हम लोग खत्म करेंगे सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स। तो चलिए मॉडर्न फिजिक्स की ओर चलते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग 2 पेज में खत्म करेंगे क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे 2 पेज के अंदर और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ा देता हूँ। तो जब भी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे हमें सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट याद रहना चाहिए क्या होता है और क्या क्या चीजें हैं। और इसमें आपको 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो वर्क फंक्शन और दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है किसी भी मेटल का मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड हो किसी भी काम कराने के लिए। जैसे ऐसे मान लो कि मेरा जो काम करने का रेट है वो 300 पर घंटा का मैं लेक्चर का लेता हूँ। यानी कि मेरे को 300 रुपए दोगे तब जाके मैं एक लेक्चर करूंगा और उससे कम दोगे तो मैं लेक्चर नहीं करने वाला हूँ। तो सही बात है। तो ऐसे ही बात रहता है कि एक मेटल का वर्क फंक्शन होता है कि उतना ही एनर्जी उसको मिले तब जाके वो वहां से अपना इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। और रही बात थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी का एनर्जी अगर आएगा तो वहां से एनर्जी एमिट होगा या फिर जो वेवलेंथ का एनर्जी आएगा उससे आपका मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। और ये याद रखना कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। क्योंकि आप सबको पता है इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और अपने वेवलेंथ में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c/λ होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और ध्यान से रख के पढ़ना है आपको। फिर चलते हैं, ये आपका एक्सपेरिमेंट समझते हैं और इसके बाद हम लोग सीधा 2 पेज में इसको हम लोग रिवाइज करेंगे जो कि हमें 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा कवर हो रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो एक ग्लास ट्यूब है जिसमें सबसे पहले एक कैथोड है और एक एनोड है। और कैथोड का हम लोग कौन कौन सा लेते हैं? सोडियम, पोटेशियम या फिर सीजियम, जिसका मतलब वर्क फंक्शन बहुत ही लो होता है। और एनोड में लेते हैं यहाँ गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लेटिनम, जिसका वर्क फंक्शन थोड़ा हाई होता है। ये 2 चीजें हम लोग लेंगे। तो याद रखना एनोड पे हम लोग लो वर्क फंक्शन लेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको आसानी हो, और एनोड में हम लोग हाई लेंगे ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे और यहाँ पे सेटल डाउन होए। तो चलिए हम लोग जब यूवी रेज डालेंगे, ये एक गुड एमिटर रहता है, यहाँ पे क्वार्ट्ज लिया जाता है, इसको याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो यहाँ पे गुड एमिटर ऑफ यूवी रेज है ये क्वार्ट्ज। तो यहाँ पे वो ग्लास लिया जाता है। जैसे ही सनलाइट यहाँ पे गिरता है तो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब आएगा लाइट तो वो फ्रीक्वेंसी में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होगा। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और हर किसी के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है। अब मैं बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी आता कहाँ से, वो भी हम लोग बताएंगे जब हम लोग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो वो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो एनोड तक पहुंच पाएंगे। ये उस टाइम की बात है जहां पे हम लोग कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तब की केस है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, और आप सबको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो वहां से क्या पैदा होता है? करंट पैदा होता है। तो वहां से आपका यहाँ से करंट पैदा होगा। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा कि एनोड के पास नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएंगे। अब जब आपको पता होगा कि आपकी कैपेसिटी है कि आप इतना ही खा सकते हैं, तो आपको इतना खाना देने के बाद आप क्या करेंगे? आप और खाना नहीं खा पाएंगे। तो आपको कैसे करने से और खाना खा पाएंगे? आप कुछ भी खा लेंगे जिसकी वजह से आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो और थोड़ा पेट में जगह बनेगा जिससे आप अच्छा से और खा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने से क्या होगा? एनोड को थोड़ा हम लोग पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे और इसको थोड़ा हम लोग नेगेटिव प्रोवाइड करेंगे। अब पॉजिटिव करने से क्या होगा? यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे होंगे इनको ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे जिसकी वजह से करंट जो है वो बढ़ेगा। और इसका एक ग्राफ भी बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये है वो ग्राफ जो कि आपका पोटेंशियल और अपना करंट पे बनता है। तो पहले तो एक पोटेंशियल ऐसे रहेगा। अब ये क्यों है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आके एक पॉइंट के बाद ये सैचुरेट हो जाएगा। यहाँ के बाद आपका जो है
करंट नहीं बढ़ेगा। अब क्यों नहीं बढ़ता है वो बताता हूँ, क्योंकि एक टाइम आने के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लिमिटेड है, उतना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है तो करंट भी लिमिटेड होगा, तो एक टाइम बाद अब सैचुरेट हो जाएगा, तब जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा और तब आपका करंट सैचुरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, और वो ग्राफ को थोड़ा समझेंगे हम लोग। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड सो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बिकम जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जब एनोड में हम लोग नेगेटिव से नेगेटिव देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव देंगे एनोड को तो क्या होगा वो बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ऊपर चले जाएंगे। जब यहाँ पे हम लोग नेगेटिव देंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उनका ये रिपेल करेगा, यानी कि उनको इलेक्ट्रॉन को ऐसे ये धकेलेगा। जब धकेलेगा तो कैथोड से जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे एक टाइम बाद एनोड की तरफ आना बंद कर देंगे। जब आना बंद कर देंगे तब आपका करंट क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो हो जाएगा। तो जब तक पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं होता तब तक हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल देंगे इस एनोड को, और जो नेगेटिव पोटेंशियल में आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जा रहा है, ये याद रखना कि जो नेगेटिव पोटेंशियल में आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा उस जो पोटेंशियल रहता है, मतलब उसको नेगेटिव पोटेंशियल को आपका स्टॉपिंग वोल्टेज कहते हैं। तो इसी वजह से स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होता है, नेगेटिव में जाता है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल ऐड करते हैं, इसीलिए नेगेटिव में है। और थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ते बढ़ते जाएगा, और एक टाइम बाद आके ये ऐसे होकर सैचुरेट हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ रहता है जो कि 2 पेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट हम लोग समझ लिए। तो मॉडर्न फिजिक्स में 3 पार्ट होते हैं। पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर समझते हो आप लोग, फिर आपका एटम आता है, और फिर आपका आता है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। मैंने वैसे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा दिया, लेकिन कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। पहले आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी समझते हैं। उसमें उन्होंने किया था कि एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम इनटू आपका स्पीड ऑफ वेलोसिटी। फिर डी ब्रोगली बाबा ने क्या कहा था, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p कहा था उन्होंने। तो इससे हम लोग और एक चीज निकाल सकते हैं, मतलब क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ होता है। तो h/λ जो होता है इसको हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं p बोल के। तो यहाँ से आपका आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन रिलेटिव थ्योरी है वो भी आपका प्रूव होता है। फिर हम लोग चलते हैं एम रिलेटिव। ये एक मतलब ऑप्शनल चीज है जिसको आपको याद रखना चाहिए कि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और उसका रिलेशन ये है, यानी कि जब वेलोसिटी बढ़ाएंगे तब आपका मास भी बढ़ेगा। ये याद रखना, जब भी आप वेलोसिटी बढ़ा रहे होंगे तब आपका मास बढ़ता है। और ये चीज भी याद रखेंगे, चार्ज जो होता है वो स्पीड पे मतलब डिपेंड नहीं करता, यानी कि आप मास बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका चार्ज नहीं बदलेगा, लेकिन आपका मास बदलेगा। और ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आएगा। कल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिर से एक लेक्चर आएगा, उसमें आपको ये चीज मैं बता रहा हूँ। तो फिर आपका पावर आता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो टोटल एनर्जी क्या है, n इंटू ई बाय टाइम। n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफ्स में। तो पहला ग्राफ तो हमने समझ लिया था कि क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कैसे आगे करंट सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये एक मतलब निकाला गया है, जिससे आपका क्या मिलता है, के ई मैक्स इज इक्वल टू EV0। अब ये के ई मैक्स कहां से आता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ में। वहां पे हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया में आपका कितना एनर्जी गिरा कितने टाइम तक। ठीक है, तो हम लोग सेम वेवलेंथ के 2 लाइट ले रहे हैं, लैम्बडा ए लैम्बडा बी सेम है। तो ये 2 लाइट हैं ए एंड बी, और दोनों के वेवलेंथ सेम है। वेवलेंथ सेम है मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, जिसकी वजह से इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होने वाला है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका एनर्जी डिपेंड करता है, जिससे आपका काइनेटिक एनर्जी भी आएगा और इससे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आता है। तो एट द एंड यहाँ पे क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग ये 2 अलग अलग करंट क्यों मिला है, क्योंकि देखिए इसका इंटेंसिटी जो है इसका थोड़ा हाई है, तो बी का इंटेंसिटी थोड़ा हाई है और ए का इंटेंसिटी कम है। अब इंटेंसिटी हाई का मतलब क्या, ज्यादा टाइम तक हमने इसको लाइट को मतलब डाला मेटल सरफेस में, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा निकलने के इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने की वजह से हमारा जो करंट है वो थोड़ा हमारा ज्यादा आया, और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन निकला उसका करंट थोड़ा कम आया। अब सेकंड ग्राफ में क्या होता है, 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट लिए थे और इनका इंटेंसिटी हमने सेम रखा था, यानी कि हम एक ही इंटेंसिटी इस पे डाल रहे हैं, मतलब एक ही टाइम में उतना डाल रहे हैं, तो एनर्जी उसको उतना ही मिल रहा है। तो अब क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि जो फंक्शन में जाना है वो तो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा के ई मैक्स, और आपको पता है के ई मैक्स इक्वल्स टू EV0, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या होता है, जब भी फ्रीक्वेंसी अलग होता है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग आता है। तो ये आपको ग्राफ समझनी, और 3 ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी रहते हैं। फिर आते हैं आपके आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। ये कुछ नहीं, एक हिसाब किताब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एटलीस्ट क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे कि अब h न्यू का हमने लाइट डाला और h न्यू नॉट का लाइट उसने खा गया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए,
और जो बचा खाने के बाद उसको हम लोग Ke max कहते हैं। यानी कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ तो ये एक डिब्बा है, एक Hnu का लाइट आया, इसने Hnu नॉट ले लिया और जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगा और उस वेलोसिटी हम लोग जो निकाले mv² उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है और वेलोसिटी है तो इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। तो उसी को हम लोग Ke max कहते हैं, क्योंकि हम लोग एनर्जी के टर्म्स में लिख रहे हैं सारा चीज, तो एनर्जी के टर्म्स में सारा कुछ हम लोग लिख रहे हैं। तो इसको आप लोग Ke max की जगह पे हाफ mv² भी इसको लिख सकते हैं या फिर इक्वल्स टू ev0 भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है ये इक्वेशन अभी आप मैंने बताया, ये इसका मतलब है Hnu0, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Hnu0 को। nu0 मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने अभी आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया था। अब इसमें क्या होता है, इसमें अब हम इसको ev0 मान सकते हैं, मतलब ये Ke max को ev0 मान सकते हैं। अब इसको यहाँ पे रहने दिए और इसको हम लोग इधर मूव कर लिए, तो Hnu माइनस 5 हो गया आपका इसमें। फिर हमने डिवाइड कर दिया सारे में, ई सारे में डिवाइड करने से क्या हो गया, इससे तो ई कट गया तो v0 बचा, फिर इसमें बचा h/e v माइनस 5/e। अब हमें पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। चलो y हम लोग मान लेते हैं, किसको, v0 को मान लेते हैं y, तो m कौन हो जाएगा, h/e m हो जाएगा और न्यू आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c, यानी कि c यहाँ पे कौन है, ये आपका c है। तो हमें ये पता है कि ये जो हमने इक्वेशन में लिखा y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये किसका है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है और जिसका नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब चलते हैं हम लोग मैटर वेव में। मैटर वेव क्या होता है, डी ब्रोगली ने क्या वेव के बारे में बताया था वो जानते हैं हम लोग एटॉमिक स्केल। सबसे पहले बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी में आपको तीन चीजें याद रखनी है, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.53 इंटू n²/z। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि n²/z होता है, ये चीज आपको पूरी याद रखनी है। फिर वेलोसिटी में जैसे आएंगे 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड। और एक चीज यूनिट का ध्यान रखिए, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यूनिट में बहुत सारे मार्क्स आपके कटते हैं। फिर आप जैसे ही एनर्जी में आएंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला एक्चुअल में तो होता ये है, लेकिन आपको याद ये वाला रखना है कि -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, कुछ नहीं 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्ट को, तो वो आपका जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आगे एनर्जी की बात है। अब चलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। इसमें बहुत सारे बच्चों का दिक्कत आता है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है। देखिए ये चीज सिंपल सी है, जब भी हम लोग किसी मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है कि जो मतलब हाइड्रोजन में जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊपर के ऑर्बिट में चले जाते हैं और जब भी नीचे आते हैं तो एक ईएम वेव वो लोग छोड़ते हैं और ये जो ईएम वेव छोड़ते हैं वो डिफरेंट रीजन में होते हैं। तो आपको इसमें कितनी चीजें याद रखनी है, आपको लाइमन, बाल्मर, पास्कन ये सब याद रखनी है और जिसको याद है वो अच्छी बात है। इसमें मतलब लिखा क्यों नहीं गया है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को याद रहती है बहुत लोगों को। और एक चीज याद रखना कि बाल्मर जो होता है वो आपका विजिबल रीजन में आता है, यानी कि ये सीरीज का जो लाइट होता है उसको हम लोग देख सकते हैं, नॉर्मली जो विजिबल रेंज में आता है तो इसका आता है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होता है ये है -13.6। ये चीजें याद रख लीजिएगा तो आपके क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से बन जाएंगे। सेकंड ऑर्बिट का -3.4, थर्ड ऑर्बिट का -1.5, फिर ये आपके डिफरेंट ऑर्बिट के हैं। फिर उनके डिफरेंस है तो आप खुद ही देख लेना एक बार, मतलब पीडीएफ से देख लेना, इसको क्या ही समझाना। फिर ये एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइमन आपको समझाई दिया अभी। लाइमन जो है वो अल्ट्रावायलेट में आएगा, कहां से कहां आएगा तब होगा, कहीं से भी 1 पे आए तो लाइमन, कहीं से भी 2 पे आए तो वो बाल्मर, कहीं से भी 3 पे आए तो वो पास्कन, कहीं से भी 4 पे आए तो ब्रैकेट, कहीं से भी 5 से आए तो वो पीफन। अब आए मतलब क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी एक नंबर ऑर्बिट पे आएगा तो एक एनर्जी रिलीज करेगा ईएम वेव, तो वो कौन से रीजन पे पड़ेगा, वो आपके अल्ट्रावायलेट में आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन 3 से कहीं भी जा रहा है, 3 से 4 मतलब 4 से 3 पे आ रहा है या फिर 5 से 4 आ रहा है या फिर 6 से 5 आ रहा है, तो ये सारे आपके इंफ्रारेड रीजन पे आएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन n से कहीं से भी आपके 2 के अंदर आ रहा है तो आपके जो रीजन आएंगे वो आएंगे आपके विजिबल रीजन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और याद रहती है बहुत सारे बच्चों को, तो इतना मैं इसको जोर नहीं दे रहा हूँ। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का एक फॉर्मूला याद रखिए, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मल सा फॉर्मूला है n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1/2। जब आपका n1 आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 1 पे जब आएगा कोई भी चीज, मतलब n से आप 1 पे आ रहा है, तो आप इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं n माइनस 1 प्लस 1 इंटू n माइनस इसको 1 लिख लेते हैं /2। ये तो 1 कट जाएगा तो n इंटू n माइनस 1/2, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है, इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसमें से रेडियो एक्टिविटी हट चुका है, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिलेबस से हट चुका है इसलिए हम इसको ज्यादा जोर नहीं देंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले आता है मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट क्या होता है, जब भी एटम को हम लोग मतलब एक कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो मास है वो थ्योरेटिकल मास और उसका जो एक्चुअल मास होता है उसमें कुछ डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस आपका बाइंडिंग एनर्जी की वजह से आता है।
जब भी एटम में जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग अलग अगर कैलकुलेट करोगे तो उसका जो मास आएगा वो थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन जब वो एग्रीगेट का फॉर्म में रहते हैं यानी कि एक एटम के अंदर रहते हैं तो उसका मास जो है वो थोड़ा कम आता है। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी की वजह से आता है। जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग मास डिपेक्ट करते हैं और यहाँ से आपको बाइंडिंग एनर्जी का एक मतलब मिल जाएगा ग्राफ। इसमें क्या मिलेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हमने ग्राफ बनाया था। तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है वो होता है आपका आयरन, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। ये ग्राफ में जो जितना ऊपर है उतना स्टेबल है, तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, यहाँ पे आयरन होता है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग क्यू वैल्यू क्या होता है। बाइंडिंग, अब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो जो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी है और जो रिएक्टेंट का है, हम उसका अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसमें से आपका क्यू वैल्यू निकल जाता है। अब आते हैं टाइप ऑफ डीके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अल्फा डीके क्या होता है, कोई भी एटम जब मतलब अल्फा डीके करता है तो उसका जो मास नंबर है वो 4 से होता है, मतलब 4 से कम होता है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम होता है। तो ये आपको याद रखनी है। वो फिर क्या होगा, जो मास नंबर है वो 4 से घटेगा और जो एटॉमिक नंबर है वो जेड मतलब जेड जो है वो 2 से घटेगा, और जो घटा वो कहाँ पे जाएगा, वो आपका हीलियम के हिसाब से निकलेगा। तो अल्फा पार्टिकल को आप हीलियम से भी कंपेयर कर सकते हैं इसको आप, और इसका एक चार्ज रहता है इसीलिए इसको हम हीलियम नहीं मानते हैं, इसको बस अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और यहाँ पे क्यू वैल्यू का मतलब वही है, बाइंडिंग एनर्जी है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से एक एनर्जी भी निकलता है, उसको भी आप लिख सकते हैं। और इसको अगर आप लिखना चाहें, मतलब अल्फा पार्टिकल का क्यू वैल्यू और आपका जो वाई निकला था, इन दोनों का अगर काइनेटिक एनर्जी निकला, क्योंकि एक एटम जब मतलब टूटेगा तो मान लीजिए एक बड़ा सा एटम है जो कि टूटा, थोड़ा सा छोटा हुआ एक बड़ा हुआ, तो ये तो पहले तो यहाँ पे जीरो मोमेंटम था तो सामने भी जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, जिसकी वजह से मोमेंटम इनका कैंसिल होकर जीरो बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, पी फाइनल इक्वल्स टू पी इनिशियल। तो इनके पास जब एक मोशन आ गया वी वेलोसिटी, तो इनके पास कुछ भी काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो उस काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी को अल्फा कैसे निकालेंगे, a-4 इक्वल्स इनटू क्यू वैल्यू, और ke इक्वल्स टू 4 माइनस ए इनटू क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा या फिर गिवन होगा, ठीक है। अब आते हैं बीटा डीके में। बीटा डीके दो प्रकार के होते हैं, बीटा माइनस डीके होते हैं और बीटा प्लस डीके होता है। जो बीटा माइनस डीके होता है उसमें एंटी न्यूट्रॉन निकलता है, और जो बीटा प्लस डीके होता है उसमें न्यूट्रॉन निकलता है। सेम ही चीज है, जैसे आपको अल्फा डीके पढ़े थे वैसे ही पढ़ना है। यहाँ पे बस एक चीज में बस फर्क आता है कि ये आपका जेड जो है +1 हो जाता है। अब आपको एक चीज मतलब आएगा कि किसी चीज अगर यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पे +1 कैसे हो रहा है। तो ये ऐसे होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, यानी कि अंदर से ही मतलब उनके जो मतलब यहाँ पे क्या होता है, जेड का मतलब ही होता है प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अंदर जो न्यूट्रॉन है वो घट जाता है, लेकिन जो टोटल नंबर है वो तो सेम ही रहेगा। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो घट जाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाता है। और जो जब प्लस करेंगे तो ये -1 होता है, ये +1 होता है, तो ये दोनों क्रॉस होके ये दोनों जीरो हो जाता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस ए तो सेम ही रहेंगे, इसलिए ए सेम रहता है, लेकिन जेड जो होता है वो +1 हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग जेड कहते हैं, ठीक है। अंदर ये कन्वर्ट होके होता है। और यहाँ से क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन निकलता है। क्यू वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला इसका mx माइनस my इंटू c² होता है। mx क्या होता है, x आपका ये वाला आइटम का मास है, ये है आपका इसका, इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर आप क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें भी सेम वही चीज, क्यू वैल्यू कुछ नहीं, मास डिफेक्ट है, बस इतना आपको याद रखना है। फिर आपका गामा डीके होता है। गामा डीके कब होता है, गामा डीके तब होता है जब आपका एटम बन तो गया ये, अगर ये स्टेबल नहीं हो, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है कि स्टेबल अगर नहीं है तो इसको ऐसे एक स्टार के फॉर्म पे डिनोट करते हैं। ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ इसमें चेंजेस तो नहीं आएंगे, लेकिन एक एनर्जी रिलीज करेगा जिसकी वजह से ये स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है गामा डीके, ठीक है। अब आते हैं रेडियो एक्टिविटी, ये तो आपका मतलब सिलेबस से दूरी है। फिर आते हैं आपके एक्टिविटी, और फिर आते हैं आपके न्यूक्लियर रिएक्टर। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ये तो रिएक्शन होगा कि U235 और ये न्यूट्रॉन इसमें हम लोग बॉम्बार्ड करेंगे, जिसकी वजह से बेरियम ये निकलेगा और 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी निकलता है। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या है, ये जाके आगे और बॉम्बार्डमेंट होते हैं इनसे, मतलब ये एक रिएक्शन क्या है, एक मतलब बहुत सारे आपके पास यूरेनियम पड़े हैं, एक हमने बॉम्बार्ड किया, उससे रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन निकले। अब 3 न्यूट्रॉन जाके फिर से टकराएंगे 3 अपने मतलब यूरेनियम से, लेकिन वो क्या होता है, एक्सप्लोड होता है, क्योंकि वो रिएक्शन फिर 3 फिर 9 फिर ऐसे करके बहुत सारे न्यूट्रॉन बन जाते तो एक्सप्लोड हो जाता। इसी वजह से हम लोग इसको थोड़ा कंट्रोल रिएक्शन करते हैं, और कंट्रोल करके इस रिएक्शन को हम खुद से कंट्रोल करके इसको करते हैं कि 2 न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फिर से 1 न्यूट्रॉन जाके ये रिएक्शन फिर से चालू करेगा। तो ये आपका ऐसे रिएक्शन सस्टेन रहता है। सस्टेन रखने के लिए हमको 2 न्यूट्रॉन कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें याद रखा जाता है, तो आपको उतना याद नहीं रखना। ये K है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N, और रेट ऑफ लॉस ऑफ N, आपका ये K फैक्टर यहाँ से मिल जाता है। अब आते हैं पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन।
ये वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। जब गामा रे दो मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, जिसकी एनर्जी 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, उसको आप लोग पेयर प्रोडक्शन कहेंगे। इसमें दो चीज प्रोड्यूस हुई। और पेयर एनालिसिस क्या है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर आपके जब गामा रे बनाते हैं तो आपकी पेयर एनालिसिस कहते हैं इसको। आप इसको क्या करें, वैक्यूम में ये होता है। तो इतना ही है। ये जो मॉडर्न फिजिक्स का आपको शॉर्ट नोट्स मैंने बताया, अभी आपको मैंने मतलब 20 से 25 मिनट के अंदर इसको मैंने खत्म कर दिया। और ये चैप्टर आप खुद अभी जब पढ़ेंगे आपको 2 से 5 मिनट लगेंगे जब आप रिवाइज कर रहे होंगे। इसकी मदद से क्या होगा, आपका जो चैप्टर वो क्विक रिवाइज हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपको बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, इसको सामने रख के आप क्वेश्चन बनाएंगे, जिसकी मदद से आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। तो ये तो होगी फॉर्मूला की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर के ऊपर भी बात कर लेंगे, क्योंकि इस यूनिट का जो वेटेज है वो भी 7 से 8 क्वेश्चन का है। हमने इसका कवर कर लिया, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन तो आने ही है। यानी कि हमारे कितने मार्क्स सिक्योर हो गए, 6 मार्क, यानी 30 मार्क तो हमारे सिक्योर हो गए। कल हम लोग फिर से 30 मार्क सिक्योर करेंगे, यानी कि हम लोग दो यूनिट पढ़ के हम लोग 60 मार्क तो ऐसे ही सिक्योर कर रहे हैं। तो मेरे से अभी मतलब ये आराम से पढ़ लो, इसके बाद आप लोग 100 मार्क तो रख ही लोगे। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है तो मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में एक डाल दूंगा, जो कि जिसमें 30-40 मिनट में हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है।